अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मुख्तसर अफसाना और सैयद रफ़ीक हुसैन की लिखी हुई अफसाना गोरी हो गोरी। गोरी हो गोरी में गोरी एक गाय का नाम है और गोरी उसी के बारे में पूरी कहानी है। ये अफसाना है। इस कहानी में ममता के जज्बे की अक्कासी की गई है। ये एक ऐसा जज्बा है जो इंसान तो क्या जानवरों में भी मौजूद होता है। गोरी जो एक गाय है वो अपनी मालकिन की ममता को समझती है और सैलाब में फंसे अपने बछड़े को बचाने से पहले उसकी लड़की रामकलैया की जान बचाती है। ये जो अफसाना है एक गाय पे लिखी हुई है, गोरी उसका नाम है और वो अपने बच्चों को भी बचाती है और अपनी मालकिन की बेटी को भी बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्तसर अफसाना क्या है, पहले से समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की अहम नसरी सिनफ है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक अहम पहलू या किसी वाक़या का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर इसका असर गहरा पड़े। अफसाने के मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। एक नक़ाद का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही निशस्त में पढ़ी जा सके। एक और नक़ाद का कहना है कि अफसाना इन कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो इत्तफ़ाक़ से कहानी होने के अलावा मुख्तसर भी होती है। अफसाना तो कई तरह से के लिखी गई है और कई तरह की होती है, लेकिन मुख्तसर अफसाना इसलिए लिखा जाता है कि आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है। अब लोग पुराने ज़माने की तरह लंबी कहानी, नावल, दास्तान नहीं पढ़ पाते हैं, तो अब मुख्तसर अफसाना का दौर है। मुख्तसर अफसाना लिखा गया है और इसे बहुत पढ़ा भी जाता है और समझा भी जाता है। लेकिन अफसाना ऐसा होना चाहिए कि लोगों के ऊपर एक छाप छोड़ जाए, कुछ देर तक इंसान के अंदर असर बाकी रहे अफसाना पढ़ करके। और एक नक़ाद का कहना क्या है कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही निशस्त में पढ़ी जाए, एक ही बार में पढ़ ली जाए, जो इत्तफाक से कहानी होने के अलावा मुख्तसर भी होती है। ये कहानी भी है और छोटी भी है। ये कहानी की एक वाज़ह फ़नी सूरत है। फ़न है एक कहानी का, फ़न है लिखने का। इजाज़ इख्तिसार, जिद्दत, फ़नी हुस्न और तख़य्युल की चाशनी इसकी इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं। अब जो है ये कहानी जो है अफसाना जो है मुख्तसर है। इख्तिसार यानी मुख्तसर भी होता है, जिद्दत है, इसमें जदीदियत है, नयापन भी है और फ़नी हुस्न भी, इसमें फ़न भी है और तख़य्युल की चाशनी भी है। तख़य्युल यानी होता है ख़याल की दुनिया, तसव्वुर, जिसे इमेजिनेशन कहते हैं। तो तख़य्युल की चाशनी भी है, ख़याल की दुनिया भी इसमें बहुत है। इसके इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं। अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत को दखल होता है। किसी मखसूस वाक़या या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लॉट यानी वाक़यात की तरतीब व तंजीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके। अब किसी भी कहानी को जब हम लिखते हैं तो उसको इस तरह लिखते हैं कि जो प्लॉट का वाक़या है उसको तरतीब देते हैं और पढ़ने वाले को भी मुतासिर करे। हमें ऐसे लिखना है। अफसाने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं उनसे वाज़ह होता है कि अफसाना बयानिया तख्लीकी तहरीर है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नक़ूश या जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफसाने में क्या होता है, किसी एक किरदार या किरदार के गिरोह को, कई लोगों को, उसके बारे में, उसके जहनी कशमकश के बारे में वहाँ पे लिखा जाता है, बताया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली होती है। अब जब हम अफसाना लिखते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है तो इसलिए ज़्यादा तफसील नहीं होती है। उसके किरदार, उसकी गुफ्तगू और वहाँ पर का माहौल जो पेश किया जाता है, मंजर जो पेश किया जाता है, वो सब बहुत मुख्तसर होती है, नपी तुली होती है। हर अफसाने के लिए प्लॉट, किरदार और ज़मान व मकान लाजमी अज्जा की हैसियत रखती है। इसी लिहाज से अफसाने की अक़साम भी बयान की गई हैं, यानी प्लॉट का अफसाना, किरदार का अफसाना या पस मंज़र का अफसाना। हर यहाँ इसमें कई तरह के अफसाने होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्लॉट का अफसाना होता है, किरदार का अफसाना होता है या पस मंज़र का अफसाना होता है। अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़दीन अफसाना निगार ने नुक्ता नज़र को भी अहम करार देते हैं।
افسانہ نگار کے اسلوب میں رمز کنایہ اور تاثیر کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اب افسانہ نگار کے اسلوب جو لکھنے کا انداز و بیان ہے اس کا، ان میں کیا ہے، رمز و کنایہ، یعنی رمز یعنی ہوتا ہے اشارتاً، اور کنایہ یعنی دبے چھپے، یعنی دبے چھپے الفاظ میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اشارے سے بھی بہت کچھ اس میں ایسا لکھا جاتا ہے کہ اشارتاً بھی بہت کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ساتھ ہوا۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تو صدیوں پرانا، ہندوستان میں کیا ہے، پرانی کہانی جو سنائی جاتی ہے اس کا رواج صدیوں پرانا ہے۔ اسی طرح عربی اور فارسی میں داستان اور قصص کی روایت ملتی ہے، اور اسی طرح کیا ہوتا ہے، عربی میں، فارسی میں قصص یعنی ہوتا ہے قصہ کی جمع، تو قصے کی بھی کیا ہوتی ہے، روایت ملتی ہے۔ لیکن مختصر افسانے کی صنف اور اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ جو مختصر افسانہ ہے اس کی دین کہاں کی ہے، مغرب سے ہم لوگوں نے لیا ہے۔ اردو میں سب سے پہلے پریم چند اور یلدرم نے افسانے لکھے۔ ان کے فوراً بعد کئی افسانہ نگار مختلف طرزوں میں نمایاں ہوئے، مثلاً احمد اکبر آبادی، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی وغیرہ نے اردو افسانے کو نئی جہت عطا کی ہے۔ کیا کی ہے، نئی جہت، نیا راستہ دکھایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے افسانہ اردو فکشن کی مقبول ترین صنف بن گئی، یعنی قسم بن گئی۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ 1936 میں کیا ہوا، ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور اس سے چند برس پہلے کیا ہوتا، انگارے نام کا کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔ انگارے نام کا جو ایک مجموعہ تھا کہانی کا، وہ ایک کتاب شائع ہو چکی تھی۔ ان کہانیوں نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے نئی تجربوں کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بہت پہلے پریم چند 1936 تا 1880 نے اردو افسانہ نگاری کو عروج پر پہنچا دیا۔ پریم چند کی پیدائش 1936 میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1880 میں کیا ہوا، ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کا انتقال 1936 میں ہوا تھا پریم چند کا، اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو عروج پہ پہنچا دیا، یعنی بالکل بلندی پہ پہنچا دیا۔ پریم چند نے حقیقت نگاری اور نفسیاتی کردار نگاری کے ساتھ مشرقی یوپی کے دیہاتوں کی زندگی اور قومی زندگی میں نمایاں ہونے والے سیاسی اور حریتی جذبات کو بھی نمایاں کیا۔ پریم چند نے کیا کیا کہ گاؤں دیہات کی زندگی کے لوگوں کے مسئلے مسائل کو اپنی کہانی میں لکھا، اور اس کے جذبے کو، اس کے محبت کو، اور اس کے محبت کے اثار وطن کو، سب کچھ اپنی کہانی میں لکھا۔ چند ہی برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی اور بلونت سنگھ کے ہاتھوں اردو افسانے نے بہت ترقی کی۔ زندگی کے گون و غم، مسائل اور موضوعات پر لکھا جانے لگا۔ زندگی کے ہر طرح کے مسائل پہ اور موضوع پر لکھا جانے لگا افسانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماجی اصلاح اور قوم شعور کے اظہار کا چلن بھی عام ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی افسانے میں کیا لکھا جانے لگا، انسان کی دوستی کے بارے میں لکھا جانے لگا، سماجی اصلاح کے بارے میں، اور قوم سے جو وطن ہے، محبت حب وطن کے بارے میں لکھا جانے لگا۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ 1960 کے لگ بھگ اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج مین را اور خالدہ حسین ہیں۔ حقیقت نگاری کے روایت کو آگے بڑھانے والوں میں حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، اشفاق احمد، رام لال اور جوگندر پال قابل ذکر ہیں۔ نئی نسل کے کئی افسانہ نگاروں نے براہ راست طرز بیاں کے بجائے علامتی طرز بیان کو ترجیح دی، لیکن علامتی اور تجریدی افسانوں کی مقبولیت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے کیا ہوا کہ افسانہ وغیرہ بہت شوق سے پڑھا جاتا تھا، لیکن اب پہلے جیسی اس کی مقبولیت نہیں رہی۔ آئیے پڑھتے ہیں سید رفیق حسین، یہ مصنف ہے، ان کی حالت زندگی۔ سید رفیق حسین لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ سید رفیق حسین کہاں کے رہنے والے تھے؟ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں ہندوستان کے مختلف مقامات پر قیام پذیر ہوئے۔ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ سید رفیق حسین
शिकार के बड़े शौकीन थे। शिकार खेलने के साथ साथ हैवानों की फितरत का मुताला करना इनका दिलचस्प मशगला था। यानी शिकार भी खेलते थे और हैवानों यानी जानवरों की फितरत का मुताला भी करते थे। ये इनका दिलचस्प मशगला था। उन्होंने जानवरों की नफ्सियात पर कई अफसाने और मज़ामीन कलमबंद किए जो अपनी नौइयत के एतबार से मुख्तलिफ और मुनफरिद हैं। इनके अफसानों के दो मजमूए आयनाए हैरत और शेर क्या सोचता होगा शाया होकर काफ़ी मकबूल हुए। इनके जो अफसाने के मजमूए हैं, क्या नाम है इसका? आयनाए हैरत और शेर क्या सोचता होगा। इनकी कहानियों जानवरों की फितरत और मिजाज की अक्कासी करती है। अब इनकी कहानी में क्या होता है, जो जानवर की फितरत और उसकी मिजाज है उसकी अक्कासी करता है, उसके बारे में बताता है। रफ़ीक हुसैन के अफसानों में मुनाजिर फितरत की ऐसी हसीन और सच्ची तस्वीरें मिलती हैं जिनकी नज़ीर उर्दू में कहीं और नज़र नहीं आती। अल्फाज के सोतिया हंग से तासीर पैदा करने में रफ़ीक हुसैन को कमाल हासिल है। यानी जानवरों की क्या है बोली अलग अलग तरह की वो लिखते हैं और बताते हैं। मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें, परिंदों की बोलियां, पानी के बहने का शोर, हवा के चलने की धीमी और तेज़ आवाज़, जंगल की साएं साएं, सब कुछ इनके अफसानों में मौजूद है। मौज़ों अल्फाज के तवस्सुत से रफ़ीक हुसैन अपने कारी को जंगल की दुनिया में ले जाकर तमाम आवाज़ें सुनाते हैं। गोरी हो गोरी एक गाय की कहानी है जो इनके अफसानवी मजमूए शेर क्या सोचता होगा से माखूज है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोरी हो गोरी एक गाय की कहानी है और कहाँ से ली गई है? इनकी जो अफसानवी मजमुआ है शेर क्या सोचता होगा उससे माखूज है। इस अफसाने का बुनियादी किरदार गोरी नाम की एक गाय है जो वफादारी और इसार का पीकर है। रफ़ीक हुसैन ने इसे सैलाब के पस मंज़र से इस तरह उभारा है कि वो मोहब्बत और ममता की अलामत बनकर दिल पर असर करती है। अब रफ़ीक हुसैन ने जो सैलाब के बारे में बताया है इस कहानी में, तो गाय के बारे में इस तरह बताया कि वो क्या है, मोहब्बत और ममता की अलामत बनकर दिल पर असर करती है। आइए आगे पढ़ते हैं गोरी हो गोरी का खुलासा। बच्चों अगर आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं। चौमासे की अंधियारी रात, यानी बरसात की जो 4 महीने का होता है, 4 महीना उसी में से क्या है अंधियारी, क्योंकि बरसात की रात बहुत अंधेरी होती है। तो चौमासे की अंधियारी रात है, ठंडी हवाएं, झींगुर की करख्त आवाज़ें, मेंढकों की टर टर और उल्लू की हुक हुक फजा में गूंज रही थी। बसंती अपनी 8 साला बेटी राम कलैया के साथ लेटी हुई थी। उल्लू की आवाज़ से डर कर बसंती ने घबराकर माधव को उठाया और इससे कहा, घर में पानी भर गया है, भीखो और राम कलैया को जगा लो। माधव आंखें मलते हुए उठ बैठा तो उसने घर में पानी भरा देखा और हैरत से बोला, जो का हुआ रो, यानी ये क्या हो गया। दोनों बच्चे भीखा और रामकली भी जाग गए। दूध पीता बच्चा भी जागकर रोने लगा। माधव उसे डांटकर चुप कराने लगा। पानी के चढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। बच्चे बसंती से चिपट गए। माधव दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो बसंती रोई, अजी जावत कहाँ हो? जी बाहर से किसी की आवाज़ आई, माधव भैया बाढ़ आ गई। अजी जावत कहाँ हो, यानी कि कहाँ जा रहे हो हम? और बाहर से किसी की आवाज़ आई कि माधव भैया बाढ़ आ गई है। जानवर चिल्लाने लगे, हलचल मच गई, सब जाग गए। रामू ने राम कलेजों को कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया, भीखा को गोदी में ले लिया और सामान समेटने लगा। बसंती लड़की को गोद में लेकर इसकी मदद करने लगी। शोर उठा, भागो माधव, पानी रानों तक आ गया। फिर देखते ही देखते पानी रानों तक यानी जांग तक आ गया। फिर देखते देखते कमर तक आ गया। बसंती ने रोते हुए हंसली निकालने को कहा, तो तू चल मैं लाता हूँ। बसंती ने बिस्तर और खाने के सामान को भी ले लेने के लिए कहा। अब बसंती क्या बोली कि खाने का सामान और बिस्तर भी ले लो। इतने में कुछ लोग घर में आ गए और इन दोनों को बाहर खींच लिया। कुछ लोग बाहर से आए और इन लोग को पानी से बाहर खींच लिया। बसंती ओढ़े बिछौने और खाने पीने ही के लिए तड़पती रही है। इस गड़बड़ में सब कुछ वहीं रह गया। अंधेरा हो गया। बसंती ने राम कलेजा को उठाने के लिए कहा। किसी ने जवाब दिया कि उसे उठा लिया है, तो तू बाहर निकल। सब बाहर निकले और अंधेरे में एक दूसरे से बिछड़ गए।
अंधेरे में लोग एक दूसरे को आवाज देते रह गए। डकराती भैंसें, चिल्लाती गायें, ममियाती बकरियां, रोते बच्चे, सहमी औरतें, पुकारते मर्द, सब भीगे पानी टप टपाते रेल की पटरी पर चढ़े। अंधेरी रात में सूनी पड़ी आबाद हो गई। थोड़ा इत्मीनान हुआ तो आदमियों की मर्दमशुमारी और जानवरों की गिनती की गई। मालूम हुआ एक चमार का लड़का और रामकलैया कम थी। अब जब सब लोग सूनी पट्टी पर पहुंच गए, वहां पर पट्टी पर थोड़ा सा इत्मीनान का सांस लिया, तो उन्होंने सब लोग ने एक दूसरे को देखना शुरू किया कि कौन आया और कौन नहीं आया है। तो पता चला कि एक चमार का लड़का और रामकलैया नहीं मिली। दोनों के माँ बाप अपने अपने बच्चों के वास्ते बिलख बिलख कर रोने लगे। साथ ही माधव की गाय गोरी भी खड़ी अर्राती थी, तू कहाँ, इसका बछड़ा भी बिछड़ गया था। अब जो बसंती की गाय थी गोरी, वो भी बहुत चिल्ला रही थी क्योंकि उसका बछड़ा भी बिछड़ गया था। रोती हिचकियां लेती बसंती के पास बोलती हुई गाय आई। बसंती ने इसकी गर्दन में बाहें डाल दी। गाय आई और बसंती ने क्या किया, उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और रोई। गाय ने भी इसका साथ दिया। गाय ने चिल्ला चिल्ला कर और रामकली ने रो रो कर सुबह कर दी। सुबह होने पर लोगों ने पुरोए की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ बाकी ना था। इधर रामकलैया रात भर पानी से डरती रही। एक कोने में वो बैठी थी, दूसरे कोने में सांप कुंडली मारे बैठा था। रामकलैया ने डर के मारे आंखें मूंद ली। इस वक्त इसके कान में गोरी की आवाज पड़ी। इसने गोरी हो गोरी कहकर उसे चीख चीख कर बुलाया, मगर गोरी ने इसकी तरफ रुख ना किया, बल्कि इस तरफ चली गई जहां इसका बछड़ा था। इसने देखा बछड़ा खूंटे से बंधा है और पानी अगर 1 इंच भी बढ़ जाएगा तो वो नाक तक डूब जाएगा। वो रामकलैया की तरफ आई। इधर रामकलैया डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। गाय ने जबान से चाट चाट कर उसे होश दिलाया और गोरी गाय की पीठ से चिपक गई। वो उसे लेकर फिर बछड़े के पास आई और इसके चक्कर लगाने लगी। रामकलैया समझ गई और रस्सी खोल दी, क्योंकि बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ था और खुल नहीं पा रहा था। तो रामकलैया समझ गए और पीठ पे बैठे बैठे बच्चे का रस्सी खोल दी। बछड़ा आज़ाद हो गया और गाय दोनों को लेकर इसी रेल की पटरी की तरफ आ गई। बसंती ने उसे देखा और कहा, गोरी मैया की जय के नारे लगाया। और बसंती ने देखा कि गाय तो जो गोरी थी वो अपनी बेटी, बसंती की बेटी और अपने बछड़े को बचा कर ले आई थी और सब लोग बहुत खुश थे। आइए अब मश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि माधव और बसंती मूसलाधार बारिश में अपना घर छोड़कर क्यों भाग रहे थे? तो जवाब लिखेंगे, माधव और बसंती इसलिए बारिश में अपना घर छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि सैलाब का पानी तेजी से गांव में भरने लगा था। सवाल 2 है, बसंती की बात सुनकर गौरी ने क्या किया? तो जवाब लिखेंगे, बसंती की बात सुनकर गौरी ने लंबी आवाज निकाली, तू कहाँ की आवाज निकाली। सवाल 3 है, गौरी ने रामकलैया को किस तरह बचाया? तो जवाब लिखेंगे, गौरी ने बेहोश रामकलैया को अपनी खुरदरी गरम गरम जबान से चाटा। इसके मुंह चाटते ही लड़की को होश आ गया। पहले तो रामकलैया डर गई, लेकिन फिर गौरी मैया कहती हुई इसके गले में चिमट गई। गौरी ने 2 पैर मारे और आगे बढ़ी। रामकलैया गौरी के पीठ पर आ गई और इससे चिमट गई। इसके बाद गौरी अपने बछड़े के पास गई। रामकलैया ने बछड़े की रस्सी खोली और दोनों को लेकर तैरती हुई रेल की पटरी की तरफ चल दी और इस तरह इसने रामकलैया की जान बचाई। रामकलैया ने गौरी के बछड़े को बचाने के लिए क्या किया? तो जवाब लिखेंगे, बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए गौरी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रामकलैया ने औंधे मुंह लेटे लेटे एक हाथ बढ़ाकर बछड़े के गले से रस्सी की गांठ निकाल दी। इस तरह बछड़ा आज़ाद हो गया। सवाल 5 है, ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बात हीच हैं, वजाहत कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, ये ममता का जज्बा ही तो है जिसने रात भर बसंती को सिसकने और गौरी को डकराने पर मजबूर कर रखा और सुबह सवेरे ही गौरी ने अपने बछड़े की तलाश में निकल खड़ी हुई। ममता के ही पेशे नज़र इसने रामकलैया से पहले अपने बछड़े के पास जाना पसंद किया और इसी ममता के जज्बे के तहत वो फिर रामकलैया के पास आई और दोनों को आज़ाद कराकर गांव वाले के पास पहुंच गई। सवाल 6 है, गौरी के किरदार पर मुख्तसरन नोट लिखिए।
तो जवाब लिखेंगे गौरी एक गाय है, लेकिन मादा है, इसलिए इसमें हिंदुस्तानी औरत के से औसाफ नज़र आते हैं। इसमें खुलूस है, वफा है, मोहब्बत और इसार है। इसका दिल ममता के जज्बात से पुर है। वो पहले अपने बछड़े को बचाना चाहती है, मगर जब इसमें नाकाम रहती है तो इसका रुख राम कलैया की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ वफादारी और हमदर्दी का जज्बा इसे राम कलैया को बचाने के लिए उकसाता है। मुसन्निफ ने गाय के किरदार को अफसाना की हीरोइन बनाकर एक अच्छा फनपारा पेश किया है। अमली सरगर्मियां में देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, आप गौरी की जगह होते तो इस वक्त क्या करते हैं? अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब लिखेंगे गौरी ने जो कुछ किया वो फितरी है। अगर हम भी गौरी की जगह होते तो हूबहू यही करते। पहले अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते और अगर इसमें नाकाम रहते तो फिर राम कलैया क्या रुख करते। सवाल 2, हमने कड़ा कड़े कड़वे के बारे में ऊपर लिखा है। आप अपनी तरफ से सोचकर इस तरह के लफ्ज़ लिखें, मिसलन किताब से कुतुब वगैरह। तो जवाब लिखें खबर से अखबार, मर्ज से अमराज, शजर से अशजार, मदद से इमदाद। ये क्या है? वाहिद और जमा है। मंजर से मनाजिर, सबब से असबाब, हक से हुकूक, सबक से असबाक, फ़र्ज से फ़राइज़ और शरीफ से शरफा। आगे देखते हैं दिगर सवालात में क्या है। सवाल 1 है, गोरी हो गोरी का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो लिखेंगे कि जवाब, उर्दू में ऐसे अफसाने कम ही लिखे गए हैं जिनमें इंसानी जज्बात के साथ जानवरों के जज्बात की भी अक्कासी की जाए। इस एतबार से देखें तो अफसाना गोरी हो गोरी दूसरे अफसानों से कदरे नया और अलग नज़र आता है। वैसे भी मोहम्मद रफ़ीक हुसैन की कहानियों में इंसान, हैवान, कुदरती ताकतों और आपस में मुतासिर होने की सच्ची अक्कासी मिलती है और ये सब चीज़ें हमें इस अफसाने में भी नज़र आती हैं। सबसे पहले सैलाब आने की भरपूर अक्कासी की है। इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में एक सच्ची तस्वीर हमारे सामने पेश कर दी है। जब हम इस तरह के अल्फाज पढ़ते हैं, अब क्या है कि जब सैलाब आया है और उस वक्त के जो हालात हैं उनको बहुत ही सच्ची तस्वीर उसके सामने उनकी जो हमारे सामने पेश की, ऐसा लगता है कि हम उसका मंजर देख रहे हैं। डकराती भैंसें, चिल्लाती गायें, ममियाती बकरियां, रोते बच्चे, सहमी औरतें, पुकारते मर्द, सब भीगे हुए, पानी टप टपाते रेल की पटरी पर चढ़े तो हमारा जहन व दिल सैलाब की तबाहकारियां देखकर और महसूस करके दहल जाता है। ये सारा मंजर जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सैलाब का मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। अफसाना निगार ने सैलाब की मंजर कशी, लोगों का चीखना चिल्लाना, जानवरों की आवाज़ें, चीज़ों का बहना, लोगों का अपना सामान समेटना और टप टपाटप करते रेल की तरफ बढ़ने की कैफियत को सीधे साधे मगर पुर असर अंदाज में पेश किया है जो दिलों को छू लेता है। अफसाना निगार ने सैलाब के तनाजिर में इंसानी और हैवानी दोनों के ममता के जज्बात को पेश किया है कि सैलाब से न सिर्फ इंसान ही मुतासिर होता है बल्कि हैवान भी इतने ही मुतासिर होते हैं। अफसाना निगार ने बसंती से इसके राम कलैया और गाय से इसके बछड़े को अलग करके दोनों के ममता के जज्बात को पेश किया है, क्योंकि इंसान को भी अपने बच्चों की बहुत मोहब्बत होती है, उसी तरह जानवर का भी अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है। और ये कोशिश की है कि कारी दोनों के बारीक से फ़र्क को महसूस करें। अफसाने निगार अपनी फ़नी चाबुकदस्ती से अफसाने में गाय को एक जज्बाती दौराहे पर ले जाकर खड़ा कर देता है कि वो इधर जाए या उधर जाए, और आखिरकार गाय अपने बछड़े ही का रुख करती है। जाहिर सी बात है, जो होगा पहले कोई भी इंसान या जानवर पहले अपने बच्चे को बचाएगा। वो राम कलैया की आवाज़ों को सुनकर अनसुना कर देती है। अफसाना निगार यहाँ ममता के जज्बे की फितरी अक्कासी करता है। वो हक वफादारी के तौर पर पहले गाय को राम कलैया के पास नहीं ले जाता बल्कि इसे अपने बछड़े के पास ही पहुंचाता है, लेकिन बाद में वो फिर राम कलैया के पास चली आती है। जानवर की इस जज्बाती कश्मकश को अफसाना निगार ने बड़ी अच्छी तरह उभारा है। प्रेमचंद से अली अब्बास हुसैनी तक हर एक ने देहात की अक्कासी की है। रफ़ीक हुसैन भी इसी रिवायत से वाबस्ता नज़र आते हैं। उन्होंने भी देहात के लोगों को मौसर अंदाज से पेश किया है। कहानी बहुत चुस्त और गठी हुई है। अफसाना का सबसे दिलकश पहलू इसकी ज़बानो बयान है। अफसाना का जो दिलकश पहलू क्या है, ज़बानो बयान है, क्योंकि यहाँ देहात में जो बोले जाने वाली बोली है उसी का इस्तेमाल किया गया है। मुसन्निफ ने गौही की ज़बान इस्तेमाल की है जो देहाती बोली की असली शक्ल है। मसलन, अजी जावत कहाँ हो जी, भागो भागो माधव भैया भागो रे,
अरे का हुए क्या गैवा, थकत काहे ना है। उर्दू में मकामी बोलियों का कम ही इस्तेमाल हुआ है, इस एतबार से भी अफसाना मुनफरिद है। इसी के साथ साथ अफसाना निगार ने जानवरों और परिंदों को बोलियों का भी खूब इस्तेमाल किया, खुसूसन गा की आवाज़ को अलग अलग मायने देकर अफसाने की मानवियत में इजाफा किया है। यहाँ पर अफसाना निगार ने परिंदों की बोलियों को, बहुत सारी बोलियों को यहाँ पर लिखा है, बताया है। अफसाने की सबसे बड़ी खूबी गोरी है, जो अफसाना निगार ने मरकज़ी किरदार की हैसियत से पेश किया है। उसी के ज़रिए ममता के जज्बात की तर्जुमानी की है। अफसाना का जो मरकज़ी किरदार वो कौन है? गौरी है, और उसकी हैसियत को पेश करके अफसाना निगार ने क्या है, इसकी ममता के जज्बात को उभारा है, इसकी तर्जुमानी की है। फ़नी एतबार से यह अफसाना एक बेहतरीन अफसाना ही करार पाएगा, और फ़न के एतबार से यह अफसाना क्या है, एक बेहतरीन अफसाना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। आपको अगर ये सबक अच्छा लगा, पसंद आया, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।